नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में और साथ में किस तरह से ये राफेल की टक्कर का होगा या उससे बेटर होगा। और पूरी डिटेल से हम इस वीडियो में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इसे राफेल से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि राफेल भी कोई कम एडवांस फाइटर जेट नहीं है। और साथ में इस वीडियो में हम इसकी टाइमलाइन, डिज़ाइन और इसके रडार और एवियोनिक्स और साथ में इसका जो वेपन पैकेज है उसके बारे में जानेंगे और किस तरह से ये हमारी नेवी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी टाइमलाइन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एरो इंडिया 2021 में जो कि अगले मंथ होने वाला है, तो पहली बार इसका जो स्केल मॉडल है यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का, तो वो दिखाया जाएगा। और दोस्तों जो टेडी बीएफ है इसके डिज़ाइन को लेकर और साथ में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सामने आ सकती है, जो हमारा एरो इंडिया 2021 नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। और 2022 तक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का जो डिज़ाइन है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा और इस समय के दौरान जितना हो सके उतना इस फाइटर जेट का जो डिज़ाइन है उसे रिफाइन किया जाएगा। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के टोटल 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें एवियोनिक्स और साथ में वेपन्स और जो दूसरे टेस्ट है वे उनको कंप्लीट करेंगे। और जो पहला प्रोटोटाइप है वो 2025 के जो अगस्त या अक्टूबर मंथ है उस समय तक रोल आउट कर दिया जाएगा और 2026 में टेडी बीएफ की फर्स्ट फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी और उसके बाद ये सीधे प्रोडक्शन के लिए रेडी होगा। जितने भी इसके टेस्ट हैं वे कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और दोस्तों ये 70 to 75 मिलियन US डॉलर की कॉस्ट के साथ इंडियन नेवी को पड़ेगा। और इंडियन नेवी वो कह चुकी है कि अगर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाते हैं तो वे 157 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट को खरीदेंगे। और दोस्तों अगर हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ नहीं जाते हैं तो ये संख्या कम भी हो सकती है। और दोस्तों अगर हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ जाते हैं तो ये संख्या बढ़ेगी और उससे एक और फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम होगी। और साथ में दोस्तों ये नेवी के मिग 29 को रिप्लेस करेगा, जिन्हें नेवी 2034 तक अपनी सर्विस से रिटायर करने का जो प्लान है वो बना रही है। और दोस्तों इसके बाद इसकी टाइमलाइन को अच्छे से फॉलो करने के लिए जो खुद इंडियन नेवी की टीम है वो इस फाइटर जेट के प्रोग्राम में इन्वॉल्व है और साथ में हमारी नेवी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के प्रोग्राम को लेकर। तो दोस्तों अब हम इसके डिज़ाइन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एक 26 टन कैटेगरी का फाइटर जेट होगा जो कि राफेल और साथ में जो FA-18 सुपर हॉर्नेट है उनसे भी ज़्यादा हैवी होगा। और साथ में दोस्तों नेवी का ये सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट होने वाला है। और दोस्तों स्टेल्थ कैरेक्टर के लिए इसका जो फ्रंट सेक्शन है उसको नॉर्मल डिज़ाइन से जैसे F-35, F-22 रैप्टर और साथ में जो एमका का यानी कि जितने भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट है उनसे इसे रिप्लेस किया जाएगा, यानी कि इसका जो डायमंड शेप्ड है वो कर दिया जाएगा। और डायमंड शेप्ड फाइटर जेट होने का ये फ़ायदा है, अगर वेव्स इसकी तरफ आएंगी तो वे रिफ्लेक्ट होने की बजाय किसी दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगी। और दोस्तों इसी के साथ इसमें कनार्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो स्टेल्थ कैरेक्टर को रखने के लिए जो कनार्ड्स है उनको डेल्टा विंग के और ज़्यादा क्लोज किया गया है ताकि RCS कम रिड्यूस हो सके। और इसी के साथ कुछ खास तरह के जो मटेरियल्स है उनका भी यूज़ किया जाएगा ताकि इसका जो RCS है वो और ज़्यादा कम हो। और दोस्तों साथ में स्टेबिलिटी के लिए डेल्टा विंग डिज़ाइन रखा गया है। इसके बाद डॉग फाइट के दौरान मैन्योरेबिलिटी के लिए जो क्लोज कनार्ड है उनको भी ऐड किया गया है। और ये कनार्ड्स तेजस MK2 के बाद आपको केवल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे ना तो तेजस में है और ना ही एमका में होने वाले हैं। और दोस्तों इसी के बाद कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन के साथ एयरफोर्स के फाइटर जेट से ये ज़्यादा मजबूत होगा और साथ में ये ज़्यादा भारी लैंडिंग गियर के साथ आएगा, क्योंकि दोस्तों जो नेवी के फाइटर जेट होते हैं वे भारी होते हैं और साथ में मजबूत होते हैं अगर आप उन्हें कंपेयर करते हैं एयरफोर्स के फाइटर जेट से। और इसके बाद एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज़ करने के लिए इनके अंदर फोल्डेबल विंग होंगे, यानी कि दोस्तों इनके जो विंग्स हैं उनको फोल्ड किया जा सकेगा ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर आप सबको पता है कि जगह बहुत कम होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आ सके। और दोस्तों ये जो फोल्डेबल विंग है ये आपको राफेल M में भी नहीं देखने को मिलते हैं। और साथ में जो राफेल M है और इसके बाद जो राफेल का F4 वर्जन है उसमें आपको जो डायमंड शेप्ड डिज़ाइन है वो आपको राफेल के M और साथ में जो राफेल का F4 वर्जन
प्रोडक्शन है उनमें देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है ये सेमी स्टेल्थ होगा, तो इसे रडार की मदद से पकड़ना और ज़्यादा मुश्किल रहेगा दुश्मन के फाइटर जेट या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एवियोनिक्स और साथ में रडार के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि राफेल अपनी परफॉर्मेंस के लिए कम, अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और साथ में उसके अंदर जो रडार्स का इस्तेमाल किया गया है उनके लिए ज़्यादा एडवांस और साथ में पूरी दुनिया में फेमस है। टेडी बीएफ के अंदर उत्तम AESA रडार लगेगा जो कि 2022 के एंड या 2023 की स्टार्टिंग में मास प्रोडक्शन में होगा। और दोस्तों इस साल इसके जो टेस्ट है वे भी चल रहे हैं और अगले साल जो जून का मंथ है वहां तक इसके जो टेस्ट है वे कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो उत्तम AESA रडार है इसकी जो रेंज है वो है 250 किलोमीटर तक। और दोस्तों इसी के बाद जो राफेल के अंदर RBE2 AESA रडार लगा है उसकी रेंज है 180 किलोमीटर तक। और दोस्तों हो सकता है कि ये जो रेंज है ये F4 वर्जन में इंक्रीज की जाए, लेकिन दोस्तों फिर भी वे 250 किलोमीटर से ज़्यादा इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों जो राफेल में अभी हमारे पास जो राफेल है उसके अंदर जो RBE2 रडार लगा है उसमें 800 TR मॉड्यूल्स है। और दोस्तों इसी के बाद जो उत्तम AESA रडार है इसके अंदर इससे ज़्यादा TR मॉड्यूल्स होंगे जो कि लगभग माना जाता है कि 1000 से 1200 की संख्या में होंगे। और दोस्तों इसके बाद जो उत्तम AESA रडार का जो Mark II वेरिएंट होगा उसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर तक होगी। और दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है या उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो उस समय तक एक तरह से रेडी हो चुका होगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें 450 किलोमीटर वाला उत्तम AESA Mark II लगेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो इसमें IRST सिस्टम है, तो देखिए दोस्तों इसमें BEL का IRST सिस्टम लगेगा और BEL के मुताबिक इस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक होगी जो कि राफेल के IRST सिस्टम से आप थोड़ी सी ज़्यादा मान सकते हैं। और एक IRST सिस्टम यानी कि एक बेस्ट IRST सिस्टम क्लोज कॉम्पैक्ट में एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और दोस्तों इसके बाद BEL ने इसको 2019 से बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये जो सेम IRST सिस्टम है ये हमारे सुखोई 30 MKI में भी इस्तेमाल किया जाएगा जो सुपर सुखोई अपग्रेड होगा। और दोस्तों इसके बाद इसमें लगेगा DRDO का एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर, जिसका जो DRDO है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले चुकी है और साथ में HAL और BEL का DFCC इसमें यूज़ किया जाएगा। दोस्तों इसके बाद रडार और एवियोनिक्स के बाद सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो होता है किसी भी फाइटर जेट का कॉकपिट। तो देखिए दोस्तों इसमें HAL का एडवांस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्यूज्ड कॉकपिट है उसे इस्तेमाल किया जाएगा जो कि मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले के साथ आएगा। और इसी के साथ इसमें वॉइस कमांड का जो फीचर है वो भी ऐड किया जाएगा ताकि हमारा जो पायलट है उसके ऊपर कम से कम जो प्रेशर है वो रहे। और दोस्तों इसके बाद इसमें फुल कलर डिस्प्ले होगी जो कि फाइटर जेट की हर परफॉर्मेंस को पायलट को दिखाएगी। और इसी के साथ ये जो कॉकपिट है ये वाइडर व्यू हमारे पायलट को देगा ताकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर और साथ में किसी भी नॉर्मल मिशन के दौरान उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो सहूलियत है वो हमारे पायलट को रहे। और दोस्तों इसमें बेस्ट डाटा लिंक का और साथ में सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा ताकि हमारा किसी भी तरह का डाटा वो किसी भी तरह के जैमर से जैम ना हो सके। और दोस्तों ये जो सेम HAL का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्यूज्ड कॉकपिट है इसको HAL एरो इंडिया 2021 में शोकेस करने वाली है। तो दोस्तों वहाँ से जो इमेज निकल कर आएंगी, वैसे तो इसकी जो इमेजेस है वे आ चुके हैं तो वो भी मैं आपको एक तरह से बता दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसके वेपन पैकेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों राफेल के अंदर टोटल 11 हार्ड पॉइंट है, तो उसके मुकाबले इसमें 12 या 13 हार्ड पॉइंट मौजूद होंगे। और 2023 तक भारत तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और एमका के लिए एक इंडिजीनियस वेपन पैकेज तैयार कर लेगा। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक जो टेडी बीएफ है इसका एम्प्टी वेट 12 टन होगा। और दोस्तों अगर इसमें मान लीजिए अगर आप 6000 किलोग्राम का जो फ्यूल कैपेसिटी है उसको भी ऐड कर देते हैं तो इसका जो ग्रोस वेट है वो होगा 18000 किलोग्राम। तब भी 26 टन का फाइटर जेट होने से ये बड़ी आसान से 8000 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है उसे कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों ये एक एस्टिमेट है, ये इंक्रीज भी हो सकता है और ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों ये राफेल से थोड़ा सा हैवी होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद इसमें 2 नेक्स्ट जनरेशन की जो ASRM मिसाइल है वे भी लगेंगी और साथ में 2 अस्त्र मार्क 1 है जिनकी रेंज 110 किलोमीटर है और एक इसमें जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब है DRDO का वो भी लगाया जा सकेगा जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। और इसके बाद स्पाइस 2000 और इसके बाद इसमें 3 अस्त्र मार्क 2 जो
जो कि 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगी, उनको भी इसमें ऐड किया जा सकेगा। और स्कैल्प या फिर ब्रह्मोस एंजिन जो कि 250 से 500 किलोमीटर की रेंज के साथ हैं, उनको भी इसमें लगाया जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा ये इंडिजीनियस फाइटर जेट है, तो इसके कारण हमें यूरोप से एमबीडी ग्रुप की मिसाइलें हैं वे बड़ी आसान से मिल जाएंगी। और इसमें जो टारगेटिंग पोड है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोड वो भी लगाया जा सकेगा। और इसमें हैमर और जो हार्पून कैटेगरी की मिसाइलें हैं उनको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो दोस्तों अपने साथ ये टोटल 5 अस्त्र मिसाइल को लेकर जा सकता है। और चाइना के जो J-15 फाइटर जेट है जो कि कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है, तो उनमें चाइना को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले एक तो वे हैवी फाइटर जेट है और उनके इंजन और साथ में उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब चाइना को फेस करनी पड़ रही है। और दोस्तों ऐसे में अब चाइना के सामने ये भी समस्या है कि वे एयरक्राफ्ट कैरियर को तो बना लेंगे, लेकिन उनके ऊपर ऑपरेट करने के लिए एक अच्छा फाइटर जेट वे कहाँ से लाए। तो दोस्तों इसी के तहत वे रूस से भी मदद चाहते हैं। तो इसी सब के बीच भारत को एक अच्छा खासा टाइम मिल चुका है कि हम खुद से अपना एक बेहतरीन फाइटर जेट बना सके। और दोस्तों बात करें इसके इंजन की, तो देखिए दोस्तों इसमें इसके जो प्रोटोटाइप है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 INS-6 इंजन जो कि 98 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करते हैं। और 194 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है ये हमारे प्रोटोटाइप को दे सकेंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारे पास इनसे भी बेटर ऑप्शन है। जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो अपने F414-400 इंजन को देने के लिए एक तरह से प्लान भी बना चुकी है और वे रेडी भी हो जाएंगे, जो कि 116 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है वो देते हैं। और दोस्तों TEDBF में जिसका वेट भी इंक्रीज हुआ है, तो इसमें 232 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है तो वो इसे और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और साथ में इसकी जो मैन्यूवरेबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। और जो इसके एवियोनिक्स है उनको वो और ज़्यादा पावर देने में मदद करेगी। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो TEDBF एक सुपर मैन्यूवरेबल फोल्डिंग विंग के साथ उत्तम ASR डार जो कि 250 से 450 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगे, जो कि Mark II वेरिएंट है। और इसी के बाद इसमें बेस्ट IRST सिस्टम और जो क्लोज रेंज है उसके लिए इसमें अस्त्रा IR जो कि 40 किलोमीटर की रेंज, और साथ में BVR रेंज के लिए इसमें अस्त्रा Mark I और साथ में Mark II जो कि 110 से 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगी, उनका इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। और DRDO के साव बॉम्ब जिन्हें वो टेस्ट भी कर चुके हैं। और इसके बाद वेरी लॉन्ग रेंज के लिए इसमें अस्त्रा Mark III का भी एक तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत के पास मीडियम वेट कैटेगरी में तेजस Mark II और साथ में 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए MK मौजूद है। लेकिन दोस्तों हमें मीडियम वेट कैटेगरी में एक अपना खुद का जो ट्विन इंजन फाइटर जेट है वो भी बनाना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में जो TEDBF से हम और का बनाने वाले थे तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है नहीं, और उसका साथ में जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। नहीं तो हमारे पास राफेल और MiG 29 UPG मौजूद है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।